बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, KF6 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग फर्स्ट क्लास IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा जी, हम स्टार्ट करेंगे IS 38 से बिकॉज ये काफ़ी मिलता जुलता है IS 16 से। जैसे हम IS 16 स्टार्ट करते थे बिकॉज वो हमने PRC में पढ़ा होता था, इसी वजह से IS 38 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से अपना हम टेम्पो बिल्ड करेंगे बिकॉज इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिलती जुलती हैं IS 16 से। अगर आपको याद हो, IS 16 में उसने कहा था कि वो टेंजिबल से डील करता है, राइट। तो ये जो है वो मोर और लेस वही कंडीशंस, बट ये इंटेंजिबल से डील करता है। और इंटेंजिबल का वहाँ पे हमने ये कहा था कि वो एसिड जो कि फिजिकल सब्सटेंस के बगैर हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंटेंजिबल की हम अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं। एसिड जिसकी फिजिकल सब्सटेंस ना हो, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस, कोटास, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, कॉपीराइट्स, मोशन पिक्चर फिल्म्स, इस तरह से। अच्छा, अब ये इनमें से कौन कौन से रिकग्नाइज हो सकते हैं, क्या उस पर क्राइटेरिया मीट होता है या नहीं, वो हम इंशाल्लाह इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके जी, सबसे पहले जी, जैसे IS 16 में होता था डेफिनेशन, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही है। फर्स्ट स्टेप में हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि इंटेंजिबल होता क्या है और इससे रिलेटेड बाकी डेफिनेशन। इंटेंजिबल की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि ये बेसिकली रिकग्निशन क्राइटेरिया के लिए भी ज़रूरी है कि आपने इंटेंजिबल रिकग्नाइज करना है तो पहले वो इंटेंजिबल हो। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट इसको मतलब डेफिनेशन फॉलो करें, इसमें नाम इज़ इंटेंजिबल एसेट, तो इसकी कंडीशन ये भी है कि एसेट भी हो। तो इसके अगर डेफिनेशन कंप्लीट करें तो कहता है इंटेंजिबल इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट। ये पूरी डेफिनेशन बनती है, इंटेंजिबल इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन बनती है। अच्छा, अब इन तीनों पॉइंट्स में आइडेंटिफाइबल, नॉन मॉनिटरी एसेट, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ये तीनों जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जी आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है जी? आइडेंटिफाइबल का मतलब दो मतलब हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है। एक तो ये कि सेपरेबल हो। सेपरेबल से मुराद ये कि ये कैन बी सोल्ड, रेंटेड, एक्सचेंज और ट्रांसफर्ड सेपरेटली, यानी बिजनेस से हट के भी इसको सेपरेटली हम इसको सेल कर सकें या इसको एक्सचेंज कर सकें या इसको हम रेंट आउट कर सकें, तो वो हमारे लिए इंटेंजिबल हो सकता है। ठीक है जी। दूसरा क्या हो सकता है जी? अराइजेज फ्रॉम द कंट्रेक्चुअल आर द लीगल राइट इररिस्पेक्टिव वेदर दीज राइट्स आर सेपरेबल और ट्रांसफरेबल। दूसरा, ये किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, यानी लाइसेंस एग्रीमेंट, कोई फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, इस तरह से किसी या किसी कोटा, ट्रेडमार्क, किसी लीगल राइट से हमारे पास आ जाए और वो बेशक सेपरेबल ना हो या ट्रांसफरेबल ना हो, तो वो भी जो है आइडेंटिफाइबल की डेफिनेशन जो है, पॉइंट जो है वो मीट कर जाएगा। अच्छा, अब सेपरेबल हो या कंट्रेक्चुअल या लीगल राइट से हो, इन दोनों में से कोई एक हो तो ये वाली कंडीशन जो है मीट हो जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है जी एक्वायर्ड गुडविल जो है। एक्वायर्ड गुडविल से मुराद क्या है कि आपने गुडविल, जब किसी कंपनी को एक्वायर किया है तो आपने उसके साथ गुडविल एक्वायर किया है, तो उसमें कहता है उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगी। इसकी रीज़न क्या है? कहता है ना तो ये सेपरेबल है, यानी आप बिजनेस से उसे सेपरेट करके अलग से बेच नहीं सकते। ठीक है जी। और ना ही आपने कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, कोई एग्रीमेंट या कोई लीगल राइट से अराइज हुआ है, तो इसलिए उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है जी? कहता है जी एक एंटिटी ने 4 मिलियन खर्च किया है, एंटिटी इनकर्ड ₹4 मिलियन ऑन ए मैसिव मार्केटिंग कैंपेन टू प्रमोट अ न्यू प्रोडक्ट, कैन इट बी कैपिटलाइज एंड इंटेंजिबल? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि ना तो ये सेपरेबल है, यानी कि आप मार्केटिंग का जो 4 मिलियन का जो खर्चा है, इससे जो बेनिफिट्स हैं वो ऐसा नहीं कह सकते आप इसको हम सेपरेटली सेल कर सकते हैं या इसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो नहीं कर पा रहे। राइट, सेपरेबल नहीं है वो। राइट, और ना ही कोई ऐसी किसी एग्रीमेंट से राइज हुए हैं, तो इसलिए इसके पहला पॉइंट जो है आइडेंटिफाइबल वाला पॉइंट ही मीट नहीं हो रहा है, इसलिए इससे हम आगे देखेंगे ही नहीं कि बाकी कंडीशन मीट हो रही है, तो आइडेंटिफाइबल होना ज़रूरी था। ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह इसको हम आगे एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। दूसरा जिसका पॉइंट है आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट। नॉन मॉनिटरी एसेट क्या मतलब कि ये ऐसा नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल डेटर्स हैं या डेटर्स भी हमारे पास अगर देखा जाए तो उनकी भी नेचर भी कह सकते हैं कि वो एक सॉर्ट ऑफ विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है, बट अगर वो देखा जाए तो वो उनके अगेंस्ट एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास आ रही होती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ये इसके अगेंस्ट ये खुद जो है कोई ना कोई कैश जनरेट नहीं कर रहा होगा, डायरेक्टली जनरेट उससे से नहीं कर रहा होगा। ठीक है जी, फिक्स या डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी नहीं होगी इसके अगेंस्ट। ठीक है जी। इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है एसेट भी है।
कि वो कहते हैं नॉन मॉनिटरी एसेट, तो इसका मतलब पहले वो एसेट की डेफिनेशन भी मीट होना जरूरी। तो एसेट की डेफिनेशन क्या थी कि कोई रिसोर्स हो जिसको हम कंट्रोल कर सकें और उससे हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सकें। ठीक है जी, ये हमारी डेफिनेशन, हमने एसेट की डेफिनेशन R1 में भी डिस्कस की थी, FAR में भी डिस्कस की थी। तो कंट्रोल एग्जिस्ट इफ द एंटिटी कैन ऑब्टेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड रिस्ट्रिक्ट एक्सेस ऑफ अदर्स टू दीज बेनिफिट्स। यानी कंट्रोल कैसे होगा कि मेरा एसेट क्या है कि मैं उससे बेनिफिट ले सकूं और फिर किसी और को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकूं कि वो इससे बेनिफिट ना ले। एग्जाम्पल में क्या जी कहते हैं, मार्केट एंड टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है मार्केट का, तो उस केस में कहते हैं कंट्रोल है अगर आपके पास कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क या इकोनॉमिक बेनिफिट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आप उसे एसेट रिकग्नाइज, एसेट की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। ठीक है, अगर उसमें कंट्रोल है। तो इम्प्लाइज हमारे, हमने रिपोर्टिंग में पढ़ता, FAR में पढ़ता कि उसमें भी हमने एसेट की जब डेफिनेशन पढ़े थे कि वहाँ पे कंट्रोल का इश्यू है कि एम्प्लॉयज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इवन आप, अगर हमने आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि अगर एम्प्लॉयज़ के साथ हमारा कोई ऐसा अरेंजमेंट भी हो जाए कि वो छोड़ के नहीं जाएंगे, फॉर एग्जांपल 5 साल तक हम उनसे कोई बॉन्ड साइन करवा लें, इवन देन भी आप उनको अब नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं एक्सरसाइज कर सकते, बिकॉज वो तब भी उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो एसेट नहीं है, तो इसलिए वो नेक्स्ट कंडीशन में फॉल नहीं करेंगे। उसके बाद जी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एम्प्लॉय ट्रेनिंग हुज बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू बी फॉर मोर देन 2 years। अच्छा, ट्रेनिंग, एम्प्लॉय ट्रेनिंग के ऊपर जी, ट्रेनिंग कॉस्ट के ऊपर ये हमने ये 16 में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम सिनेरियो है। वहाँ भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आप ये बेशक असरटेन कर लें कि ये एम्प्लॉय आपके पास, एम्प्लॉय की आपने ट्रेनिंग कराई है, उसका बेनिफिट जो है 2 4 5 साल से ज़्यादा हो सकता है। स्टिल प्रॉब्लम यही है कि एम्प्लॉय जब खुद कंट्रोलेबल नहीं है तो उससे रिलेटेड बेनिफिट्स भी कंट्रोलेबल नहीं हो सकते। तो इसलिए उसके ऊपर जो कॉस्ट इनकर की गई है उस पर भी कंट्रोल जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको रिकग्नाइज, एसेट जो है वो रिकग्नाइज नहीं करते थे। और थर्ड पॉइंट है जी इसका, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, के उसकी कोई फिजिकल शेप ना हो। अच्छा, अब ये फिजिकल शेप ना होने का मतलब क्या है? अच्छा, जो भी इंटेंजिबल होगा ना उसकी वैसे कोई ना कोई फिजिकल शेप होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो सॉफ्टवेयर हैं वो किसी USB में या किसी CD या DVD में स्टोर किए गए हैं। अब आप कह सकते हैं यार कि वो CD या DVD बेसिकली फिजिकल है, तो इस केस में जो यहाँ पे जब विदाउट फिजिकल सब्सटेंस की बात की जाती है तो उसमें यहाँ पे सेकेंड प्राइमरी फॉर्म की बात की जाती है कि प्राइमरीली जो CD के अंदर जो नॉलेज बिल्ड हुआ है, जो नॉलेज स्टोर किया गया है, वैल्यू उसकी है और वो प्राइमरी है, राइट। और जो CD है वो जस्ट उस नॉलेज को स्टोर करने के लिए, या फॉर एग्जांपल हमने किसी के साथ एक फ्रेंचाइज एग्रीमेंट किया हुआ, और फ्रेंचाइज एग्रीमेंट जो है वो ज़ाहिर है किसी पीस ऑफ पेपर पे हुआ होगा, लीगल पेपर पे हुआ होगा। तो हम कहें जी क्या उसकी फिजिकल फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म उसकी है, बट उस फिजिकल फॉर्म की कोई वैल्यू नहीं है, उसके अंदर जो नॉलेज है, जो उसके अंदर लाइसेंस है, उसकी वैल्यू एक्चुअली, राइट। तो वो जो फिजिकल फॉर्म होगी वो बेसिकली उसकी सेकेंडरी फॉर्म होगी, राइट। प्राइमरीली जो है उसके अंदर जो नॉलेज है वो होगा, या जो इंटेंजिबल पार्ट है वो होगा, तो इसलिए उसकी हम यही मतलब लेंगे कि उसकी फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, राइट। अच्छा, अब कुछ ऐसा हो जाए कि एक ही एसिड के अंदर टेंजिबल कंपोनेंट भी आ जाए और इनटेंजिबल कंपोनेंट भी आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप परचेज करें तो उसके अंदर विंडोज़ हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन परचेज करें और उसके अंदर एंड्रॉयड में या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर उसमें मौजूद होते हैं। तो इस केस में क्या करें हम कि फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप लेते हैं उसमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो इस केस में हम क्या करें, उन कंपोनेंट्स को अलग अलग रिकग्नाइज करें या उनको उसमें टेंजिबल इंटेंजिबल का अलग से करें। तो उसमें कहा, उसमें दो चीज़ें आप देख लें। क्या पहले ये देख लें क्या वो दोनों एक दूसरे का इंटेग्रल पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल एक एसिड है उसका इंटेग्रल पार्ट है, अगर इंटेग्रल पार्ट है तो उसमें ये देख लें कि उस इंटेग्रल पार्ट का सिग्निफिकेंट चीज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने लैपटॉप खरीदा, उसके अंदर विंडोज इंस्टॉल है, अब विंडो वाला कंपोनेंट इंटेंजिबल है क्योंकि उसकी सब्सटेंस नहीं है फिजिकल, जबकि लैपटॉप की फिजिकल सब्सटेंस है, वो हमें पता है PPE में फॉल करता है। तो कहता है अब इस दोनों में से देख लें, अब चूंकि ये दोनों एक दूसरे बगैर नहीं है, दोनों की एग्जिस्टेंस को एग्जिस्ट करेंगे दोनों, तो उस केस में से कहा जी कि इंटेग्रल पार्ट है, इसी यहाँ पे आप ये देख लें कि क्या सिग्निफिकेंट पार्ट कौन सा है। अगर सिग्निफिकेंट पार्ट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है तो उसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में रिकग्नाइज कर लें। अगर उसका सिग्निफिकेंट पार्ट इंटेंजिबल है तो आप उसे इंटेंजिबल में रिकग्नाइज कर लें।
फॉर एग्जांपल एयर कंडीशंस की एग्जांपल दी गई है, इसके साथ कोई सॉफ्टवेयर है हुआ है, तो हमें पता है उस केस में, क्योंकि एयर कंडीशनर मेनली जो है एक फिजिकल सब्सटेंस है उसकी, और वो पीपी में रिकग्नाइज होता है, तो उसके अगर फॉर एग्जांपल उसका रिमोट वगैरह है तो वो उसमें अगर इंटेंजिबल कंपोनेंट है भी तो इनसिग्निफिकेंट है, राइट। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको पूरा का पूरा हम पीपी रिकग्नाइज कर लेते हैं। सिमिलरली हमने कोई एग्रीमेंट किया, कोई फ्रेंचाइज एग्रीमेंट किया है, और एग्रीमेंट हमने पीस ऑफ पेपर पे किया, और पीस ऑफ पेपर अगर देखा जाए तो फिजिकल सब्सटेंस रखता है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप देखा जाए जो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट वो इंटेंजिबल। अब बट इसमें अब जो सिग्निफिकेंट पार्ट है वो क्या है, वो बेसिकली इंटेंजिबल है। तो इस केस में वो लाइसेंस या वो जो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट है वो क्या रिकॉर्ड होगा, वो रिकॉर्ड एज इंटेंजिबल होगा, बिकॉज उसका जो फिजिकल पार्ट है, जो पीस ऑफ पेपर है या कोई लीगल पेपर है, वो जो है इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है जी। तो इसमें हमें ये देखना होता है कि इंटेग्रल पार्ट क्या है। उसके बाद ये अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि वो दोनों इंटेग्रल नहीं है, मतलब दोनों सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो उसमें दोनों सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। दोनों में अगर पीपी, जिस पे पीपी कंडीशन मीट हो रही है उसमें पीपी कंडीशन लगा दें, और जिसमें सॉफ्टवेयर जिसमें इंटेंजिबल कंडीशन बीट हो रही है उस पर इंटेंजिबल लगा दें, और अगर इंटेंजिबल रिकग्नाइज कर सकते हो इंटेंजिबल रिकग्नाइज कर दें, और पीपी रिकग्नाइज कर सकते हैं, दोनों सेपरेटली रिकग्नाइज हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ली थी कि हमने लैपटॉप लिया, उसमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बगैर जो है वो कंप्यूटर चल सकता है, तो इसका मतलब हुआ कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक अलग से सॉफ्टवेयर, एक अलग से एसेट है, और जो हमारे पास लैपटॉप है वो अलग से एसेट है। तो इस केस में हम लैपटॉप को तो सेपरेटली पीपी रिकग्नाइज कर लेंगे, और सॉफ्टवेयर के ऊपर देखेंगे क्या वो हमारे लिए वो कंडीशन मीट करता है। अगर वो कंडीशन मीट करता है तो उसे हम पीपीई में फॉल करवा देंगे। ठीक है जी। तो ये बेसिकली जी इसकी डेफिनेशन होगी कि इंटेंजिबल है क्या, और इसकी रिकग्निशन कैसे हो सकती है। उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस तकरीबन सारी ही हमने FAR 1 में या FAR में डिस्कस की हुई हैं। वो क्या क्या हैं जी। कैरिंग मोड क्या होते हैं जी, कॉस्ट में से आप एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, वहाँ डेप्रिसिएशन वहाँ पे लेस करते थे, यहाँ पे अमोर्टाइजेशन का वर्ड आ जाएगा। अमोर्टाइजेशन क्या है, डेप्रिसिएशन के लिए टेंजिबल एसेट्स के लिए IAS 16 के लिए आप वर्ड, वही वर्ड जो डेप्रिसिएशन का यूज़ करते हैं उसी के लिए यहाँ पे दूसरा वर्ड है, वो है अमोर्टाइजेशन। कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट का भी हमने टॉपिक डिस्कस किया हुआ है FAR में। तो कैरिंग अमाउंट वहाँ पे भी ऐसे ही डिटरमिन होती थी। कॉस्ट ये भी वैसे ही वहाँ पे डिटरमिन होती थी, कैश या कैश इक्विवेलेंट्स अगर फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, अगर इन काइंड कंसिडरेशन उसकी फेयर वैल्यू बिल्कुल वैसे ही जैसे कि IAS 16 में रिकॉर्ड करते थे। यहाँ पे आगे चल के हम देखते हैं जब मेजरमेंट करेंगे तो उसमें ये कॉस्ट के ऊपर ये कॉस्ट एलिमेंट होगी, वहाँ पे हम इसे डिस्कस करेंगे। डेप्रिशिएबल अमाउंट वहाँ पे भी यही था, कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू यहाँ पे भी यही है। एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू, ये बेसिकली एक एसेट की, आप एसेट की जब कोई कंपनी खरीदती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है जी कि उसको इस्तेमाल करके क्या क्या कैश फ्लो जनरेट कर लेगा। अब उस कैश फ्लोज के क्या बेनिफिट कैसे जनरेट हो सकती हैं, उसको इस्तेमाल से जनरेट हो सकती हैं, और इस्तेमाल के अलावा जब वो अपनी लाइफ कंप्लीट कर ले तो उसको आप बेच दें तो उससे कैश फ्लो जनरेट होती है। दो किस्म की कैश फ्लो जनरेट हो सकती है, एक इस्तेमाल से और उसके बेचने से। ठीक है जी। उन दोनों की आप प्रेजेंट वैल्यू ले लें, तो आज की डेट में वैल्यू ले तो आज की वो एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू होगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम द कंटिन्यूस यूज, और कैश फ्लोज फ्रॉम इट्स डिस्पोजल एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, उस दिन दिन की आप प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे तो ये एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू होगी। फिर वैल्यू पहले भी हम डिस्कस करते हैं, दैट वुड हैव रिसीव्ड फॉर एन एसेट और पेड फॉर लायबिलिटी इन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट एट मेजरमेंट डेट। मोटाइजेशन को हम पहले भी, जैसे डेप्रिसिएशन थी सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, जैसे हम डेप्रिसिएशन में डिस्कस करते थे कि ये एक सिस्टमेटिक एलोकेशन है। ये ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल हम एक लैपटॉप लिया और हमसे कहते हैं 1 लाख का लिया, उसे डिवाइड 5 करेंगे, यूजफुल लाइफ उसकी 5 है तो 20-20 हज़ार हर साल में करेंगे, तो ये 20-20 हज़ार के बेनिफिट के हिसाब से करेंगे। एक अंदाजा है, एक एस्टिमेट है कि ऐसे ही होगा, बट ये किसी फार्मूले के तहत ये कैलकुलेशन हुई हुई है। तो ये बेसिकली सिस्टमेटिक एलोकेशन है। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इससे थोड़े से डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम मोटाइजेशन को हमेशा या डेप्रिसिएशन को हमेशा कहते हैं ये सिस्टमेटिक एलोकेशन, एक किस फार्मूले से निकली हुई है। और फार्मूलाज क्या है वो आगे चल के हम डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ पे हमने आपसे काफ़ी डिस्कस किए हुए हैं FAR में जो वही मेथड्स यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। रेजिडुअल वैल्यू जी, वैल्यू हैड द एसेट कंप्लीट इट्स लाइफ टुडे, या हमने FAR में जैसे पढ़ी थी कि रेजिडुअल वैल्यू जी के एसेट अपनी जो लाइफ अटेन कर ले तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बाकी जो बच जाएगी अपनी यूजफुल लाइफ कंप्लीट। तो ये उसकी शॉर्टर वर्जन में है, बाकी आप उसकी जो बुक में से या आप FAR की
नोट्स में से वहाँ से इसकी वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू को देख सकते हैं। यूजफुल लाइफ, वहाँ पे भी ई होती थी, पीरियड या नंबर ऑफ ईयर्स टू बी प्रोड्यूस्ड एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एसेट। उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस्ट, हम एफआईआर में पढ़ते हुए आएंगे। इम्पेयरमेंट लॉस कहते हैं कि अमाउंट बाय विच कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स रिकवरेबल अमाउंट, कि कैरिंग अमाउंट फॉर एग्जांपल एक्सीड कर जाए रिकवरेबल अमाउंट से। और रिकवरेबल अमाउंट क्या होती थी, हायर ऑफ, वो भी नेक्स्ट में आ रही है, वैल्यू इन यूज़। और वैल्यू इन यूज़ क्या होती थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज, जो उसके इस्तेमाल से हो, उसके डिस्पोजल से हो। ठीक है जी, उनके प्रेजेंट वैल्यू निकालते तो वैल्यू इन यूज़ हो जाती थी। इनको इस्तेमाल से आएंगे, इस्तेमाल क्या हो सकता है, उसको हम यूज़ करके जो कैश फ्लो जनरेट करेंगे, और या उसको बेच के करेंगे। एंड या फेयर वैल्यू लेस डिस्पोजल कॉस्ट, तो इनमें से जो वैल्यू इन यूज वर्सेस फेयर वैल्यू लेस डिस्पोजल कॉस्ट में से जो हायर होती थी वो हमारी रिकवरेबल अमाउंट थी, बिकॉज हमने वही ऑप्शन चूज करना है। ठीक है जी, उसको हम कंपेयर करते थे कैरिंग अमाउंट के साथ, और वहाँ पे हम देखते थे इम्पेयरमेंट है या नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी इंटेंजिबल में भी ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होंगे। ठीक है जी, उसके बाद है जी IS 38 किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बड़ा अंडरस्टूड सी बात है। इंटेंजिबल अगर आपने ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल परचेज कर रहे हैं तो वो IS 2 में आ जाएंगे, वो इन्वेंट्री में आ जाएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे। डेफर्ड टैक्स एसेट IS 12 अलग से स्टैंडर्ड मौजूद है, इसलिए वहाँ पे अप्लाई होगा। लीजेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, यानी कि इंटेंजिबल को आप लीज पे लेके जा रहे हैं, उसके अलग से एसेट मौजूद है, सॉरी स्टैंडर्ड मौजूद है। IFRS 16 वहाँ पे अप्लाई होगा। फाइनेंशियल एसेट्स के लिए अलग से स्टैंडर्ड मौजूद है, वो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, और ये मतलब उन पे ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा। गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, वो हम डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा एसेट्स अराइजेस फ्रॉम द कस्टमर्स विद द एसेट्स अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, जो IFRS 15 में हम डिस्कस करेंगे। कुछ वहाँ पे एसेट्स, कॉन्ट्रैक्ट एसेट या उस तरह की चीज़ें अराइज होती हैं, वो भी यहाँ पे इसमें ये अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे उनका IFRS 15 अलग से एप्लीकेबल होगा। अच्छा, रिकग्निशन क्राइटेरिया। अब रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है, जैसे वहां पे था IS 16 में मोर और लेस, यहाँ पे भी है। यहाँ पे उसने पहला रखा है जी कि इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन मीट करता हो। अच्छा, ये ना भी होता तो अंडरस्टूड सी बात है, पहले इंटेंजिबल एसेट होगा तो फिर उसको हम देखेंगे क्या वो क्राइटेरिया मीट करेगा नहीं। पर उसने रखा हुआ जी कि पहले तो इंटेंजिबल का क्राइटेरिया मीट करता हो, इंटेंजिबल एसेट का क्राइटेरिया मीट करता हो, और वो क्या हो, हमने अभी पढ़ के आइडेंटिफाइबल हो। राइट, आइडेंटिफाइबल में भी हमने आगे डिस्कस, सेपरेबल हो या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट से राइज हो। ठीक है जी, आइडेंटिफाइबल हो और उसकी फिजिकल सब्सटेंस ना हो, और उसके अलावा वो नॉन मॉनिटरी एसेट हो। तो आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें पॉइंट है जी कि ये इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन मीट करता है। उसके बाद जी दूसरा पॉइंट जो इसका रिकग्निशन का है, वो बिल्कुल वही पॉइंट्स हैं जो कि आपका ये 16 में थे, कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स की प्रोबेबिलिटी हो और उसकी कॉस्ट कैन बी मेड रिलायबली। ये दोनों पॉइंट्स मीट होंगे तो हम उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को, वही क्राइटेरिया जो कि IS 16 में था, कि हम इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं अगर ये एट्रीब्यूटेबल हुआ और उससे वैल्यू इन्हांस हो रही हुई एसेट की, तो। बट नॉर्मली इंटेंजिबल में ऐसा कम होता है। ये हमने वहाँ भी पढ़ा था, ये 16 में भी ऐसा नॉर्मली कम होता है, बट वहाँ हो सकता है वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, बट ये उसने कहा कि रेयरली द केस होगा। बाकी इसके ऊपर मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, वहाँ पे भी एक्सपेंस आउट होते थे, यहाँ पे भी एक्सपेंस आउट होगी। ठीक है जी, तो ये रिकग्निशन क्राइटेरिया मोर और लेस वही जो 16 में हमने डिस्कस किया था वही होगा। उसके बाद जी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो ज़्यादा टेस्ट भी किया जा सकता है वो है मेजरमेंट। ठीक है जी, मेजरमेंट IS 16 में हम डिस्कस किया था, दो किस्म की मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। यहाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी, कॉस्ट पे होगी। वहाँ पे भी यही था, कॉस्ट पे होगी, यहाँ पे भी यही है, कॉस्ट पे होगी। अच्छा, अब यहाँ पे कोई डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, वो सिनेरियोज क्या हो सकते हैं वहाँ पे, अगर आप याद हो तो हमने दो ही सिनेरियोज पढ़े थे, एक परचेज हो सकता है और एक्सचेंज हो सकता है। तो वो दो सिनेरियो सेम एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगे, और सेम एज इट इज़ रूल भी अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है जी, अगर हम उसे परचेज करते हैं या हम उससे एक्सचेंज के थ्रू करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एडिशनल भी आ जाएंगे। अच्छा, इक्वायर करते हैं, परचेज करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे IS 16 में हमने अप्लाई किया था, परचेज प्राइस माइनस डिस्काउंट्स, ट्रेड डिस्काउंट्स, राइट, वो हम लेस कर लेते थे। उसके अलावा जितने भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होते थे वो ऐड कर देते थे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, राइट, और प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो बिल्कुल यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा। वहाँ पे भी कैलकुलेशन कब स्टार्ट करते थे, जब एसेट उस इंटेंडेड कंडीशन में आ जाता था जिसमें मैनेजमेंट जो है वो चाह रही है कि इसमें आ जाए ऑपरेटिंग में, जहाँ से मैनेजमेंट को ऑपरेट कर सके। यहाँ पे बिल्कुल सेम सिनेरियो यहाँ पे होगा। वहाँ पे भी जी, जब क्रेडिट पे हम परचेज करते थे, वहाँ भी कॉस्ट जो कैश इक्विवेलेंट होती थी, और उससे ऊपर की जो अमाउंट होती थी इंटरेस्ट एक्सपेंस, उसको हम नॉर्मली कहते थे कि नॉर्मली एक्सपेंस आउट होगा। लेकिन अगर IS 23 में
वो कैपिटलाइज हम कर सकते हैं एसेट में, जो हमने IAS 23 पढ़ा हुआ है, तो उस केस में हम उसे कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, अदरवाइज वो कैश इक्विवेलेंट होगी। ठीक है जी। तो इस एग्जांपल जैसे हमने IAS 16 में ली थी, यहाँ पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट, लीगल फीस, उसकी कंसल्टिंग कॉस्ट टिल द टाइम के एसेट उस इंटेंडेड कंडीशन में आए, वो सारी कॉस्ट कैपिटलाइज होती जाएंगी। ट्रेनिंग कॉस्ट वहाँ पे भी हमने पढ़ा था नहीं होगी, कैपिटलाइज नहीं होगी, यहाँ पे भी ट्रेनिंग कॉस्ट जो है नॉर्मली एक्सपेंस आउट ही होगी, राइट। इवन वो कहे भी, अगर आपको लिख के भी दे दे कि ये उससे बेनिफिट जो 2 साल से ज़्यादा का हो सकता है, इवन या 3 या 4 साल से ज़्यादा हो सकता है, तब भी आप उसको, इसका प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि आप उसकी रिटेंशन नहीं कर सकते एम्प्लॉय की या उस पर्सन की, तो इसलिए वो चार्ज जो है P&L को होती है। ठीक है। उसके अलावा इंसिडेंटल ऑपरेशंस, वहाँ पे भी इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, कॉस्ट ऑफ डिप्लॉइंग एसेट, सारे P&L को चार्ज होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल वो P&L को ही चार्ज होंगे और वो एसेट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। तो ये वाला सिनेरियो आपका मोर और लेस वही सिनेरियो है जिसमें आप डिस्कस करते हुए एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जी। कहता है जी, ऑन 30th June 20X4 Habib Limited discovered that it had been manufacturing a product illegally since this product happened to be a patented product for which it did not have a necessary rights। तो HL जो है एक प्रोडक्ट बना रहा था और वो इलीगली बना रहा था बिकॉज उसके लिए पेटेंट रिक्वायर्ड था और पेटेंट उसने उस वक्त तक लिया नहीं था। HL immediately shut down its factory and hired a firm of lawyer to act on its behalf in the acquisition of the necessary rights to manufacture this patented product। अब उनको ख्याल आया जी कि हम क्या करते हैं, हम पेटेंट ले लेते हैं, और उसके लिए उन्होंने फर्म ऑफ लॉयर जो है हायर किए कि वो इनको ये पेटेंट वगैरह लेके थे। तो उसके लिए उन्होंने कहते हैं लीगल फीस ऑफ रुपीज 50,000 वर इनकर्ड ड्यूरिंग जुलाई 20X4। तो जुलाई में उसने लीगल फीस इनकर की है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस करेंगे लीगल फीस क्या होगी। लीगल फीस एक पेटेंट में अगर वो एसिड वाली कंडीशन मीट हो रहा है तो उस मेजरमेंट कॉस्ट में उसको हम कॉस्ट में शामिल करेंगे। तो अगर ये कंडीशन मीट करता है तो इसको हम उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, इनकी ये कैपिटलाइज होगी। द लीगल प्रोसेस वाज फाइनलाइज्ड ऑन 31 July 20X4। HL was then required to pay rupees 800,000 to purchase the right, including rupees 80,000 as refundable taxes। 4,000 ऐड हो जाएगा, 800,000 में कहता है जी 80,000 शामिल है इसमें जो कि रिफंडेबल टैक्सेस। तो हम पढ़ के हमें ये 16 में पढ़ा था, यहाँ पढ़ रहे हैं कि टैक्सेस ऐड होंगे बट नॉन रिफंडेबल वाले ऐड होंगे। तो रिफंडेबल वाला कॉस्ट का पार्ट नहीं, रिफंडेबल वाला तो खुद एक एसेट है, तो उसे सेपरेटली एसेट से हम बुक करते हैं। तो हम इसके इंटेंजिबल में ऐड नहीं करेंगे, इसमें से 8 लाख में से 80,000 आप माइनस करेंगे और बाकी अमाउंट 7,20,000 जो है वो आप एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है जी, 50 भी ऐड हो जाएगी और 7,20 भी ऐड हो जाएगी। आगे चलते हैं। कहता है जी, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 20X4 फैक्ट्री वाज शट डाउन, ओवरहेड कॉस्ट ऑफ रुपीज 40,000 वर इनकर्ड। अच्छा, अब ये बेसिकली जो फैक्ट्री शट डाउन हुई है ना, ये अगर आप देखें तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इंटेंजिबल की वजह से हुई, पेटेंट की वजह से नहीं, ये पेटेंट की न होने की वजह से हुई है। तो वो इलीगली चला रहे थे प्रोडक्ट को, राइट। तो ये एसेट की वजह से ओवरहेड कॉस्ट रिकग्नाइज नहीं हो रही। तो शट डाउन की जो भी लॉसेज होंगे, जो भी कॉस्ट होगी, वो आपकी राइज हो रही है बिकॉज आप प्रोडक्ट को इलीगली बना रहे थे, ना कि आपके इंटेंजिबल की वजह से हो रहे हैं। तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। तो ये ओवरहेड कॉस्ट जो है 40,000 की, से हम एक्सपेंस आउट कर देंगे। ओवरहेड कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट P&L में और कैश क्रेडिट हम इसकी एंट्री पास कर देंगे। सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर वाज लॉस्ट ड्यू टू इट्स शटडाउन। HL's total sales over August and September was rupees 20,000, but its expenses were rupees 50,000, resulting in a loss of rupees 30,000। ठीक है जी। तो इसमें हम इसको अच्छा, इसमें देखें तो ये हमने इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस कह लें, या इसको आप शट डाउन की जैसे कॉस्ट जो आ रही, लॉस आ रहा है, इसमें कह रहा है जी कि उसने 50,000 के खर्चे थे और 20,000 की उसकी रेवेन्यू था, तो उसने 30,000 का लॉस किया। तो ये इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज या ऑपरेटिंग लॉसेज हैं, का इसका एसेट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अगेन उसी वजह से राइज हुए शट डाउन। तो ये आपके लॉसेज आपको खुद बियर करने पड़ेंगे, तो इनको आप P&L में ही लेके जाएंगे। फिर कहते हैं जी, टू इंक्रीज द मार्केट शेयर HL स्पेंट एन एक्स्ट्रा रुपीज 25,000 एग्रेसिवली मार्केटिंग इट्स प्रोडक्ट। दिस मार्केटिंग कैंपेन वाज सक्सेसफुल, रिजल्टिंग इन सेल्स रिटर्निंग टू प्रॉफिटेबल लेवल इन अक्टूबर। अगेन ये इंटेंजिबल बनने या पेटेंट मिलने के बाद की कॉस्ट आ रही है। ठीक है जी, 25,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी एक्सपेंस आउट होगी, ये कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है, इंटेंजिबल के लिए नहीं है। तो ये कॉस्ट जो है आपकी कैपिटलाइज नहीं होगी। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें बेसिकली हमने डिस्कस ही करना था कि कौन कौन सी चीज़ कैपिटलाइज होगी। तो हमने देखा तो 50,000 कैपिटलाइज होना है और 8 लाख माइनस 80,000, 7,20,000 इसमें से कैपिटलाइज होना है। बाकी सारी जो है वो हमारी कॉस्ट एक्सपेंस आउट होने वाली है। ठीक है जी, इनके नीचे यहाँ पे रीजंस भी लिखी गई है। ठीक है जी, तो ये था जी, अगर रिक्वायर्ड होगा तो इसको कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ अनदर एसेट। सो क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने IAS 16 में
डिस्कस किया हुआ था, वहाँ पे हमने जैसे केसेस बनाए थे, कहता था फेयर वैल्यू ऑफ द बोथ एसेट्स आर मेजरेबल। अच्छा, कॉस्ट होती क्या है? कॉस्ट होती है जो आप आउटफ्लो, जो आपके पास से जा रहा है। तो आपके पास से अगर फॉर एग्जांपल क्या जा सकता है, कैश जा रही तो हम कैश और कैश इक्विवेलेंट उसको कर लेते थे। अब कैश इन काइंड कंसिडरेशन होगी तो आप जो जा रही होती थी उसकी वैल्यू लेते थे, ले रहे होते थे, नॉर्मल केस ही था। अगर फेयर वैल्यू दोनों एसेट्स की मेजरेबल होती थी तो वहां भी यही करते थे, फेयर वैल्यू बहुत, फेयर वैल्यू एसेट गिवन, और अगर कैश दी है तो ऐड कर लेंगे, कैश ली है तो लेस कर लेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही सेम एग्जांपल्स हम आई 16 में लेते हैं कि हमने इंटेंजिबल दिया है, उसकी फेयर वैल्यू 15,000 है, इंटेंजिबल जो रिसीव किया उसकी 20,000 है, और कैश जो पे किया 3,000 है। तो हम एज्यूम करेंगे फेयर वैल्यू द बोथ एसेट्स आर कैन बी मेड रिलायबली। तो इस केस में हमारे पास जो हमने क्या क्या दिया है वो हमारी एसेट कॉस्ट ऑफ एसेट हो जाएगी 15,000 जमा 3,000। इस केस में हमारे पास ये 18 जो है वैल्यू हो जाएगी, इसकी कॉस्ट हो जाएगी इंटेंजिबल की। उसके बाद केस 2, ये फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड इज मोर एविडेंट, कि जो हमने एसेट रिसीव किया उसकी ज्यादा एविडेंशियल हमारे पास है, मौजूद है। तो उस केस में उसने कहा था जी, वहां भी ये कहता था कि वहां पे ठीक कॉस्ट को बराबर कर लें फेयर वैल्यू एसेट रिसीव, तो उसमें फिर कैश को हम ऐड, रिसीव को या पेड को हम ऐड या लेस नहीं करते थे। तो इस केस में सिर्फ कॉस्ट बराबर हो जाएगी फेयर वैल्यू द एसेट रिसीव। तो इस केस में आप की कॉस्ट होगी 20% की कॉस्ट होगी। थर्ड या फोर, वहां पे दो केसेस होते हैं जानू कि यहाँ पे इसने फेयर वैल्यू नॉट मेजरेबल या मेजरेबल ना हो या कमर्शियल सब्सटेंस ना हो। तो वहां पे दो केसेस केसेस सेपरेट थे, यहाँ पे हमने कंबाइन कर लिया। तो वहां पे ये था, कॉस्ट किसके बराबर होगी, कैरी अमाउंट प्लस कैश, अगर दिया है तो कैश प्लस, अगर दिया है तो प्लस कर दें, अगर लिया है तो माइनस कर लें। यानी कैरिंग अमाउंट जो आपकी बुक वैल्यू आ रही होगी उससे आप इसको रिकग्नाइज कर लेंगे चेंज को। और कमर्शियल सब्सटेंस का वहां भी मैंने पढ़ा था। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये होता है जी कि आपके बेनिफिट्स, पैटर्न ऑफ बेनिफिट चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल अगर अभी हमारे पास एक एसेट मौजूद है, तो जब उसे नॉर्मली हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा ही होता है कि हम जब एसेट को एक्सचेंज कर रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं और नया एसेट ले रहे होते हैं, अंडरस्टैंडेबली उसमें बेनिफिट्स में फर्क आता है। बेनिफिट्स इंक्रीज या डिक्रीज हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। इंक्रीज नॉर्मली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, डिक्रीज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एसेट मौजूद है, हम कहते हैं जी कि ये एसेट तो हमारी कंडीशन से, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उससे तो बहुत हैवी है, एक्सपेंसिव, तो इसे बेहतर इसे भेज देते हैं, हम इससे जो हल्का एसेट है वो ले लेते हैं। ठीक है, कम प्राइस वाला एसेट ले लेते हैं। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो आप अपने यूजेज के मुताबिक अपने बेनिफिट्स को, आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो है उसको आप डिक्रीज जितना है उतना आप, तो उसमें बेनिफिट्स आपके जो कैश फ्लोज हैं वो आपकी चेंज हो रही होती है। ठीक हो जी। तो इसमें कैसे निकालें, यहाँ पे जो है इंटेंजिबल्स कहते हैं जिसकी ना फेयर वैल्यू मेजर हो सकती है ना उसकी रिसीव वाले की ना गिवन वाले की, तो उसमें उसने कैरी अमाउंट के बराबर एसेट को रिकग्नाइज कर लिया। तो ये दोनों जो हैं एक्विजिशन, परचेज और एक्सचेंज, दोनों हमने डिस्कस किए थे आई 16 में भी। तो ये बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एज इट इज रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद जी, अगर एसेट को हम एक्वायर करें गवर्नमेंट ग्रांट्स के थ्रू, ठीक है जी, इसको हमने IS 20 में पढ़ा हुआ था, बिल्कुल दो वहां पे ऑप्शन देता है, सेम एज इट इज यहाँ पे अप्लाई होंगे। कहता है गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू करें, दो ऑप्शन है, एक तो दोनों को, ग्रांट को भी और एसेट को भी आप फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लें, वहां पे भी ऐसे ही करते थे IS 20 में। ठीक है जी, तो एक एक पॉइंट के ऊपर आपका इंटेंजिबल यूज हो जाएगा और एक तरफ आपकी गवर्नमेंट ग्रांट वाला स्टैंडर्ड यूज हो जाएगा। तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं, वहां पे IS 16 होता था, यहाँ पे IS 38 जो है वो इंटेंजिबल्स पे अप्लाई हो जाएगा। ऑप्शन 2 क्या था? वहां पे भी ऑप्शन था जी कि आप फेयर वैल्यू पे कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो नॉमिनल वैल्यू प्लस उसमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, उस पर भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं दोनों अमाउंट्स को, एसेट और ग्रांट को। तो यहाँ पे बिल्कुल दो ऑप्शन ऐसे ही मौजूद है, यहाँ पे भी ऐसे ही हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तो हो गए जो कि हमने IS 16 में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। IS 16 में या IS 20 में हमने डिस्कस किया, पहले दोनों ऑप्शन हमने IS 16 में डिस्कस किए हुए हैं। और IS 20 में जब हम इसे डिस्कस करते थे तो उसमें ये एक कंपोनेंट्स का IS 16 में चला जाता था और एक कंपोनेंट्स का IS 20 में। तो सेम यहाँ पे एक कंपोनेंट IS 38 में आ जाएगा और एक कंपोनेंट IS 20 में आ जाएगा। ओके जी, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो फोर, यहाँ पे जो इंटरनली जनरेटेड जो इंटेंजिबल्स होंगे उनको ट्रीटमेंट क्या होगी और उनको कैसे रिकग्नाइज करेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे पहले इसमें मसला क्या है, कहता है उसमें जो मसला है वो है आइडेंटिफाइबल होने का, क्या वो सेपरेबल हैं? ठीक है, आइडेंटिफाइबल सेपरेबल उस हम देख सकते हैं, या लाइसेंस के थ्रू आए हुए हैं। और दूसरा क्या हो सकता है, क्या होगी, कॉस्ट हम मेजर कर सकते हैं रिलायबली। ये दो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हमें यहाँ पे, इनके साथ इश्यूज हैं। तो अब जब इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स होंगे, यानी कि हम जो इंटरनली उनको बना रहे हैं, तो उस केस में फॉर एग्जांपल हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं,
ठीक है जी। तो उसमें उसने कहा जी कि उसको आपने कैपिटलाइज करना है या एक्सपेंस करना है, यानी वो एसेट की डेफिनेशन में फॉल करता है या नहीं करता, इंटेंजिबल की डेफिनेशन में फॉल करता है नहीं करता, करता है तो क्या उस पर रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है नहीं हो रहा। तो उसके लिए उसने कहा जी कि आप इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लें जब इंटरनली बनाएंगे। एक वो फेज होती है जो कि रिसर्च फेज है। रिसर्च फेज में अभी आप ऑप्शंस एवेल्युएट कर रहे होते हैं, अभी आप नॉलेज ऑब्टेन कर रहे होते हैं, राइट। अभी आपने वहां पे उस तरह से डिसाइड नहीं किया होता कि हमने इस प्रोडक्ट पे जाना है या नहीं जाना। तो उनके ऑप्शंस की एवेल्युएशन की, अभी डिजाइन की तरफ नहीं गए, कंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं गए, अभी सिर्फ नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, राइट। वो हो गई रिसर्च फेज, नाम से ही आपको ये एक्टिविटीज आराम से आइडेंटिफाई भी हो जाएंगी। दूसरा डेवलपमेंट फेज कि अब बनना शुरू हो गया, काम ने रिसर्च कंप्लीट कर ली, अब हमने उसके डिजाइन बनाना शुरू कर दिया, उसको कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया और कंस्ट्रक्ट के बाद टेस्ट करना शुरू कर दिया। अब ये वाला सिनेरियो डेवलपमेंट फेज होगा। तो उसे कहा जी आपने जब भी इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल होगा तो उसमें दो चीजें आपने देखनी है, रिसर्च वाली और डेवलपमेंट वाली। अच्छा, रिसर्च वाली फेज में कहता है जी एक्टिविटी से हमने डिस्कस कर ली कि नॉलेज ऑब्टेन कर रहे हैं आप, उसके लिए आप जो उसके लिए मटेरियल चाहिए उसकी सर्च कर रहे हैं, राइट। अब रिसर्च फेज में चूंकि अभी ये नहीं पता कि ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा या नहीं देगा, इसलिए रिसर्च फेज तो स्ट्रेट अवे एक्सपेंस हो जाती है। बेशक बाद में ये हमें कंफर्म भी हो जाए कि नहीं, ये बाद में जब डेवलपमेंट स्टेज में गए कि आप एसेट जो है वाइबल है और हम इसे इंटेंजिबल रिकग्नाइज कर सकते, इवन देन भी रिसर्च फेज बाय ऑल मींस जो है वो क्या होगी, हमारी एक्सपेंस होगी। सवाल आता है डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट स्टेज में यहाँ पे डिजाइन कंस्ट्रक्शन और यहाँ से चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो उस पर उसने कहा जी कि ठीक है, डेवलपमेंट स्टेज में प्रोबेबिलिटी ये मौजूद है कि यहाँ से ऑनवर्ड आप इसको एसेट वाली कंडीशन मीट होना शुरू हो जाएं और आप उसे एसेट रिकग्नाइज कर सकें और इंटेंजिबल रिकग्नाइज कर सकें। लेकिन उसने कहा यहाँ पे आपको उसको आपने जो डेवलपमेंट कॉस्ट है उसमें से भी कुछ ऐसा पोर्शन हो सकता है जो कि एक्सपेंस हो सकता है सारा ही हो जाए। उसने कहा डेवलपमेंट में आपने उसे कैपिटलाइज कर लें जब आपको ये कंडीशन, 6 कंडीशंस लिखी हुई हैं, ये कंडीशंस मीट हो जाएं सारी, तो आप उस वक्त से आप ऑनवर्ड जो है उसको रिकॉर्ड कर लें, डेवलपमेंट कॉस्ट को एसेट कैपिटलाइज कर लें। अच्छा, ये 6 की 6 कंडीशंस जब मीट होंगी तब से ऑनवर्ड कैपिटलाइज होगा। उससे पहले अगर कोई एक भी कंडीशन मीट ना हो रही हुई, फॉर एग्जाम्पल 5 कंडीशन मीट होगी लेकिन एक मीट नहीं हो रही, 5 कंडीशन मीट हो गई फॉर एग्जाम्पल मार्च में, लेकिन 6ठी कंडीशन मीट हुई जाके अप्रैल में, तो हम अप्रैल तक की कॉस्ट जो है सारी की सारी एक्सपेंस आउट ही करेंगे, इवन डेवलपमेंट स्टेज की, राइट। और जब डेवलपमेंट स्टेज की सारी कंडीशन मीट हो जाएंगी, ये जो छठी है फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह रहे हैं अप्रैल में मीट हो जाएंगी, उससे ऑनवर्ड जितनी कॉस्ट होगी वो सारी की सारी कैपिटलाइज हो सकती है। तो एक एसेट जिसकी रिसर्च फेज एक्सपेंस हो चुकी है, उसकी कुछ पोर्शन डेवलपमेंट फेज भी एक्सपेंस हो चुका है, ऐसा हो सकता है कि सारे एक्सपेंस हो चुके हों और बाकी जो जहां से क्राइटेरिया सारा मीट हुआ था वहां से ऑनवर्ड जो है हम उसको एसेट की कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे। और ऐसा ही आपसे क्वेश्चन में पूछेगा भी, यानी आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर डालेगा रिसर्च फेज भी, डेवलपमेंट फेज को भी दो इसमें तोड़ेगा, राइट। रिसर्च फेज का तो आपको आसान है, आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने सिंपल से एक्सपेंस आउट कर देना, उसकी एक्सपेंस की एंट्री कर देनी है। डेवलपमेंट फेज में वो आपको बताएगा कि अच्छा कुछ कंडीशंस इस डेट पे मीट हुई हैं, कुछ कंडीशन इस डेट पे, तो आपने देखना है जो आखिरी डेट जिसपे सारी कंडीशन मीट हो गई हैं वहां से ऑनवर्ड उसको आपने कैपिटलाइज करना है। वो क्या क्या कंडीशन जी, कहता है सबसे पहले प्रोजेक्ट जो है वो टेक्निकली फिजिबल हो टू कंप्लीट। अच्छा, इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो एक कंडीशन आपको बता देगा कि कौन सी मीट नहीं हुई, ठीक है। तो आपने ना जो नहीं मीट हुई आपने उसको लेके चलना है कि वो कब मीट हुई, बाकी आप एज्यूम करेंगे बाकी हाँ मीट हो चुकी है, ठीक है। ये प्रैक्टिकली हम देखते हैं, इनमें प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमने देखनी होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो खुद इस चीज़ को नरेट करेगा, लिखेगा। सबसे कहते हैं प्रोजेक्ट जो है वो टेक्निकली फिजिबल है कंप्लीट करने के लिए, आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं टेक्निकली। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर पहली कंडीशन भी एंटिटी इंटेंड्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, और एंटिटी की इंटेंशन भी हो कि उसने उसे कैपिटलाइज करना है। ऐसा ना हो, ये प्रैक्टिकली आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि ऐसा ना हो कि आप फॉर एग्जांपल ईयर एंड चल रहा है और ईयर एंड के ऊपर जो कंपनी है उसने काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर एक एसेट के ऊपर, एक प्रोडक्ट के ऊपर कर दिया, एक सॉफ्टवेयर के ऊपर कर दिया है, और वो आप उनसे पूछते हैं जी आप इसे कंप्लीट करेंगे, तो वो कहते हैं हाँ जी हम कंप्लीट करेंगे। उन्होंने इसलिए कह दिया, उन्हें पता है कि अगर हमने इसको एक्सपेंस आउट किया तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा इस पीरियड में, और प्रॉफिट बढ़ा के दिखाना चाह रहे हैं।
तो आपने उनकी इंटेंशन देखनी होगी। वो कैसे देख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ईयर एंड हो गया, तो आप जब ऑडिट करने आए होंगे तो आप जो ऑडिट टीम आएगी वो फॉर एग्जाम्पल जुलाई अगस्त में आ रही है या सितंबर में आ रही होगी, वो देखे क्या इसके बाद भी कॉस्ट इनकार हो रही है, अभी भी वो एंटिटी चला रही है इसको। अगर चला रही है तो फिर तो वाकई एंटिटी की इंटेंशन है कंप्लीट करने की, अदरवाइज उसकी इंटेंशन कंप्लीट करने की नहीं है। बट एग्जाम के पॉइंट वैसे ही सिंपल होगा। आप थर्ड कंडीशन के आप उसको या इस्तेमाल कर सकते हो या उसे बेच सकते हो, या आप इसलिए बना रहे हैं यानी उसे आप बेनिफिट ले सकते हो। फोर्थ पॉइंट ये है, डिमॉन्स्ट्रेशन टू जनरेट प्रॉबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एक तो ये आपकी एबिलिटी भी हो, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, हर लिहाज से आपकी एबिलिटी भी मौजूद हो। उसके अलावा उस एबिलिटी को आप यूज करके बेनिफिट्स भी उसमें डिमॉन्स्ट्रेट करें, इससे ये बेनिफिट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी एबिलिटी है बेचने की, लेकिन आपको पता चली इससे तो ये तो बिकेगा ही नहीं, ठीक है, ऐसे कैश फ्लो जनरेट ही नहीं होंगी, ठीक है, तो फिर फोर्थ कंडीशन मीट नहीं होगी इसमें। आपने फोर्थ कंडीशन में कि आपके फिफ्थ कंडीशन दिया जी कि आपके पास एडुकेट, टेक्निकल और अदर रिसोर्सेज हों, इंटेंजिबल कंप्लीट करने के भी और उसको ऑपरेट करने के भी, यूज करने के, सेल करने के लिए भी आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हों, ठीक है जी। और आखिरी जी कि आप उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हो। ये अगर 6 कंडीशन मीट होंगे, जिस जगह पे 6 कंडीशन मीट होगी वहां से ऑलरेडी कॉस्ट कैपिटलाइज होना शुरू हो जाएगी। पास्ट एक्सपेंडिचर हमारे डिस्कस कर चुके हैं। पास्ट वंस आप एसेट जो है वो डेवलपमेंट फेज में क्राइटेरिया मीट कर गया, इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट वाली कॉस्ट में इसमें ऐड करना शुरू कर देंगे, नो। पास्ट वाली कॉस्ट जो है वो क्या करेंगे, वो जैसे आपकी एक्सपेंस हुई हुई है, राइट, उसको आप ऐसे एक्सपेंस ये रखेंगे जैसे रिसर्च फेज की और डेवलपमेंट की वो फेज जहां तक वो सारा क्राइटेरिया मीट हुआ, वो एक्सपेंस आउट ही होंगी, यहाँ पे कैपिटलाइज नहीं होंगी, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल में क्या आएगा जी? कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल में उसे कहता है जी कि उसमें वही पॉइंट रख ले, जहाँ से फर्स्ट मीट करे क्राइटेरिया को वहां से उसे करना शुरू करेंगे। और क्या क्या कॉस्ट होगी? जो उसमें मटेरियल यूज हो रहा है, जो उसमें इंटेंजिबल में जो मेन कॉस्ट होगी ना वो ह्यूमन रिसोर्स की होगी, ठीक है जी। तो आपने एम्प्लॉयज लगाए होंगे जो उनकी सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे, तो उनकी सैलरीज, उनके बेनिफिट्स, वो सारे आप उनकी कोई उसके अलावा जो लीगल फीस हैं, अगर आपने कोई लाइसेंसेज लिए हैं, पेटेंट्स लिए हैं उनकी, अगर आपने लोन लिया हुआ है उसको क्राइस स्कीम में अप्लाई करना पड़ेगा, क्या वो क्वालिफाइंग एसेट है, तो उसमें आप वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए जो आप हार्डवेयर खरीद रहे हैं वो सारा इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। क्या कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा जी उसकी सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड? अनलेस एडमिन ओवरहेड को वहाँ भी बन पड़ते हैं 16 में कि अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हूँ तो हम उसको देखेंगे, हमने देखना है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है कि नहीं, हमने नाम से नहीं देखना सिर्फ, ठीक है जी। और इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज या इन आइडेंटिफाइड इनएफिशिएंसीज या स्टाफ ट्रेनिंग वहाँ भी हम देखते थे, यहाँ भी यहाँ कैपिटलाइज नहीं होंगी, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमने इंटरनल जनरेटेड इंटेंजिबल्स को उसका तरीका जो है रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज। अच्छा जी, कुछ चीज़ों पे उस स्टैंडर्ड ने स्ट्रिक्टली ये कह दिया जी कि इनको आप रिकग्नाइज नहीं करेंगे, बेशक ये इंटरनली जनरेटेड है, इनको आपने रिसर्च फेज डेवलपमेंट फेज देखना ही नहीं, इनको आपने करना ही नहीं है। वो कहते हैं इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स हों, मास हेड्स हूँ, पब्लिशिंग टाइटल्स हूँ, कस्टमर लिस्ट हूँ, कहता है आपने इनको इंटेंजिबल्स रिकग्नाइज नहीं करना। क्यों? क्योंकि कहता है आप फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिजनेस रन कर रहे हैं और आपने उसमें कहते हैं जी मेरा बिजनेस का एक ब्रांड है, ठीक है जी। तो कहता है वो ब्रांड को बिजनेस से सेग्रीगेट करना पॉसिबल नहीं है, वो बेसिकली वो आपको ब्रांड वो बिजनेस दोनों एज ए होल ही देखे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वहां पे आपको ये देखना कि मैंने ब्रांड को अलग से बिल्ड किया और बिजनेस को अलग से बिल्ड किया, कहता है ये सेपरेबल नहीं हो सकते, ये सेपरेट नहीं हो सकते। इसलिए आप इनको इंटरनल जनरेटेड ब्रांड्स को स्ट्रिक्टली उसने या कस्टमर लिस्ट को या इस टाइटल्स वगैरह को उसने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि आप इसे रिकग्नाइज ही नहीं कर सकते, ठीक है जी। सिमिलरली जी इंटरनली जनरेटेड गुडविल, जो इंटरनली फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी हमने एक बिजनेस किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हम 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं जी, तो हमारे जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू जो है, जो हमारे पास फिजिकल एसेट्स है, सारी जो कंपनी के एसेट्स हैं वो पड़े हुए हैं वो 1 करोड़ है। लेकिन कहते हैं यार चूंकि हमने 5 साल से बिजनेस किया हो तो इस चीज़ की वैल्यू 1 करोड़ नहीं है, 1.5 करोड़ है, तो होगी इसकी वैल्यू 1.5 करोड़। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है जी कि आप उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकते आप उसको, ठीक है जी। तो हम उसको रिकग्नाइज अपनी बुक्स में उसको एंट्री करके हम ये नहीं कह सकते जी कि हम एसेट को अपने बढ़ा दें, ठीक है जी। उसकी वजह क्या है? वो वही मसला है कि वो सेपरेबल नहीं है, उसका आप सेपरेबल ना, वो सेपरेबल है मतलब आइडेंटिफाइबल नहीं है वो, ना वो सेपरेबल है कि आप उसे अलग से बेच सकते हो। अब बिजनेस को और उसकी जो गुडविल है उसको दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। तो ये आपसे एमसीक्यूज वगैरह में ये आपसे टेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। कहते हैं जी कंपनी क्यू हैज अंडरटेकन द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट ऑन November 1st 2023। हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे इसको, इसके सोल्यूशन को देखे बगैर। कंपनी हैज
कंपनी क्यू हैज अंडरटेकन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट ऑन नवंबर 1 2023। उसने एक प्रोडक्ट को डेवलप करना शुरू किया यकम नवंबर 2023 को। टोटल कॉस्ट टू द डेट हैव बीन ₹800,000। कहता है 8 लाख रुपए अभी तक जो कॉस्ट इनकर हुई है वो 8 लाख रुपए है। All of the conditions for recognizing the development cost as intangible assets have been met on December 1 2023। ठीक है जी। तो नवंबर यकम को स्टार्ट किया था, यकम दिसंबर को कंडीशंस मीट हो गई, सारी कंडीशंस डेवलपमेंट कॉस्ट की। तो यहाँ से ऑनवर्ड की कॉस्ट हमें पता है कैपिटलाइज होनी शुरू हो जाती है। तो दिसंबर 1 2023 की वो कॉस्ट है, वो डेट है जिस डेट से ऑनवर्ड जो है सारी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो सकती है। कहते हैं हाउ एवर ₹200,000 ऑफ द ₹800 वाज स्पेंट बिफोर इट बिकम क्लियर दैट द प्रोजेक्ट वाज टेक्निकली फिजिबल। अब कहते हैं 8 लाख में से 2 लाख की वो कॉस्ट है कि जो एक कंडीशन थी हमारी उन 6 कंडीशन में से कि प्रोजेक्ट टेक्निकली फिजिबल है, कहते हैं वो उससे पहले इनकार हुई है। तो इसका मतलब हमने पहले पढ़ा हुआ है कि वो 6 कंडीशन मीट होंगी तब होंगी। तो ये 2 लाख की कॉस्ट पहले इनकार हुई है, 2 लाख तो एक्सपेंस होगा, राइट। बाकी के 6 लाख के बारे में उसने क्या कहती है, एंड डेवलप प्रोडक्ट वुड बी सेलेबल एंड प्रॉफिटेबल। इसका मतलब बाकी की जो कॉस्ट है उसके बारे में से कुछ लिखा हुआ है तो अंडरस्टैंडेबली इसका मतलब ये है कि 6 लाख कॉस्ट जो वो उसके बाद ही ये जब हमें पता चल गया प्रोजेक्ट टेक्निकली फिजिबली कंप्लीट था और बाकी कंडीशन भी मीट हो गई थी, तो 6 लाख को हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। तो डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन जो है दिसंबर 1 2023 से ऑनवर्ड से वो और उससे ऑनवर्ड, और अमाउंट जो एक्सपेंस करेंगे वो 2 लाख की अमाउंट और 6 लाख की अमाउंट इसमें हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। और ये उसकी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की कि आप इसको ये बताएं। ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट एग्जांपल और एक और है जी, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। साइनोकेयर। साइनोकोर केयर लिमिटेड स्टार्टेड R&D project for developing a new project on 1st January 20X1। The following expenditure was incurred during 20X1 year end is 31 दिसंबर 20X1। ये कम जनवरी से एक प्रोडक्ट स्टार्ट किया, हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 20X1 है, 31 दिसंबर है। कहता है रिसर्च फेज में यकम जनवरी से लेकर 31 मार्च तक रिसर्च फेज रही है और 1 मिलियन पर मंथ जो है हमारी कॉस्ट आती रही है रिसर्च फेज में। हम बड़ा आसानी से पता है क्या करना है जी, 1 मिलियन पर मंथ है तो 3 महीनों में 3 मिलियन कॉस्ट इनका रही होगी, 3 मिलियन कॉस्ट को हमने क्या करना है, एक्सपेंस आउट करना है। एंट्री क्या होगी जी, रिसर्च फेज रिसर्च एक्सपेंस डेबिट या कोई भी एक्सपेंस आप उसका नाम ले लें, डेबिट टू, अगर पेएबल है तो पेएबल हो जाएगा, अगर कैश है तो बैंक है तो रिस्पेक्टिव जो है वो हेड्स क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है जी। फिर डेवलपमेंट फेज में कहता है जी वो स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल से और 31 अक्टूबर तक चलती रही है। ठीक है, ₹1.5 मिलियन पर मंथ उस पर एक्सपेंडिचर हुआ है। कहता है द प्रोजेक्ट बिकम टेक्निकली फिजिबल ऑन 31 अगस्त 20X1 व्हेन इनिशियल पेटेंट वाज आल्सो सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। अब डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हुई 1 अप्रैल को, राइट। और जो 1.5 मिलियन पर डेवलपमेंट डेट स्टार्ट हुई है जी 1 अप्रैल को। ठीक है जी। लेकिन जो ऑल कंडीशंस मेट हुई हैं, अज्यूमिंग बाकी कंडीशंस मीट हुई हैं, जो एक उसने कंडीशन का बताया जी कि वो कब हुई है जी, प्रोजेक्ट टेक्निकली फिजिबल हुआ है 31 अगस्त को, राइट। अच्छा, बाकी कंडीशंस अज्यूमिंग पहले भी डिस्कस किया, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं तो हम अज्यूम करेंगे बाकी कंडीशंस भी इसी डेट से पहले पहले मीट हो चुकी हैं, इसी डेट पे या इससे पहले पहले मीट हो चुकी हैं। लेकिन जो आखिरी कंडीशंस थी कि प्रोजेक्ट टेक्निकली फिजिबल होगा वो इस डेट पे मीट हुई है। ठीक है जी। 1.5 मिलियन पर मंथ वो स्पेंड कर रहा है ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज, राइट। अच्छा, अप टू अगस्त 31 अगस्त कितने बनते हैं जी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 मंथ्स की जो कॉस्ट है अप्रैल टू जो अगस्त की कॉस्ट है 1.5 इंटू 5, 7.5 मिलियन ये एक्सपेंस हो जाएगी। ठीक है जी। और कहाँ तक उसने दिया था जी, ये डेट दी थी उसने अक्टूबर तक, आई थिंक 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक कह रहा है कि डेवलपमेंट कंप्लीट हुई है। तो इसका मतलब हुआ जो सितंबर और अक्टूबर की जो डेट है, जो कॉस्ट है सितंबर एंड अक्टूबर, 1.5 मिलियन इंटू 2 मंथ्स, तो ये 3 मिलियन की जो कॉस्ट है ये हम क्या कर सकते हैं,
ये एक्सपेंस आउट हो जाएगी। और ये कैपिटलाइज हो जाएगी। अब एग्जाम में आपसे पूछ सकता है जी बताएं टोटल कितनी कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी। तो इससे पहले वाली भी कॉस्ट थी, जो पहले फर्स्ट 3 मंथ्स की थी, जो जनवरी टू मार्च की कॉस्ट थी, वो रिसर्च फेज की कॉस्ट थी। राइट, ये तो डेवलपमेंट फेज की दोनों की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट फेज में भी कुछ पोर्शन एक्सपेंस आउट हुआ है और कुछ पोर्शन एक्सपेंस, उसका तो हमें पता ही है। 1 मिलियन इंटू 3 जो है इज इक्वल टू 3 मिलियन, ये भी हमारा एक्सपेंस आउट होगा। ठीक है जी, आपसे इसकी एग्जाम में एंट्रीज भी करवा सकता है, आपसे इसकी ये भी पूछ सकते हैं कितनी कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, कितनी कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी। आपसे डिस्कस भी कर सकते हैं कि डिस्कस कर दें ट्रीटमेंट्स को। राइट, तो आपसे डिस्कस कर देंगे और छोटी छोटी सी एक पॉइंट में आपसे रीजन देंगे, और उससे आप साथ साथ बताते जाएंगे ये क्यों हम इससे एक्सपेंस आउट कर रहे हैं। ठीक हो जी। उसके बाद जी एक और छोटी सी एग्जांपल है जी, साकिब लिमिटेड। कहे साकिब लिमिटेड बिगेन रिसर्चिंग एंड डेवलपिंग एन इंटेंजिबल एसेट, द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ द कॉस्ट दैट R&D डिपार्टमेंट इनकर्ड ईच ईयर। ठीक हो जी। रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं जी। कहता है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज related to the cost incurred for each of the years ended 31 December 20x1 and 20x3 and briefly comment on accounting treatment। ठीक है जी, आपने उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर यानी कि वो एंट्री की बात कर रहे हैं बेसिकली, उस पर आप वो बता दें। जर्नल एंट्री पास करें और उसको हमने ट्रीट क्या करना है, यानी कि इंटेंजिबल करना है, एक्सपेंस करना है, या क्या करना है। तो कहता है जी 20x1 में 1,80,000, 20x2 में 1,00,000 और 20x3 में 80,000 पे हमने स्पेंड किए हैं। तो इनको इनके बारे में उसने नीचे एक एक नोट भी दे दिया, तो वन बाय वन उन नोट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं और साथ साथ हम उसे ट्रीट करते हैं। कहते हैं इंक्लूडेड इन द कॉस्ट इनकर्ड इन 20x1 आर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ ₹60,000 दैट आर नॉट कंसिडर्ड टू बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। यानी कि वो कहता है एक 80 में इन्होंने कॉस्ट 60,000 की ऐसी कॉस्ट है जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, प्रोसेस से, मतलब इस प्रोसेस से रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो तो वैसे ही एक्सपेंस आउट हो जानी है। राइट, यानी कि वो आपकी इंटेंजिबल के लिए हुई नहीं है, वो तो आपकी जनरल बिजनेस कॉस्ट है। तो इस केस में हम इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे। 60,000 को तो हम स्ट्रेट वे एडमिन कॉस्ट हम एक्सपेंस आउट कर देंगे। राइट, साथ साथ हम इसको सॉल्व करते जाते हैं जी। एडमिन कॉस्ट जो है ये 20x1 को हम कर रहे हैं, साथ ही एंट्री बनाते जाते हैं और ट्रीटमेंट होगी एडमिन कॉस्ट, और साथ ही इसके आप ट्रीटमेंट बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। और कितनी कॉस्ट है जी, 60,000 की कॉस्ट। ओके जी, आगे चलते हैं। अच्छा, बाकी बच गई 180 में से, अभी 20x1 की बात हो रही है सिर्फ। 180 में से 60 तो हो गया एक्सपेंस, तो बाकी बच गया 120। इसके बारे में क्या कहता है? कहता है जी कि द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द ईयर वर डेडिकेटेड टू द रिसर्च। कहता है जो 120 में से जो पहले 2 महीने थे वो रिसर्च के लिए डेडिकेट हो गए। उसका मतलब क्या हुआ, रिसर्च कॉस्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्या होती है, एक्सपेंस होती है। तो इसमें जी रिसर्च कॉस्ट, इसको भी हम क्या करेंगे जी, प्रॉफिट एंड लॉस। और ये कैसे निकलेगी जी, ये निकलेगी जी 1,20,000, 1,20,000 ऐसे आया, 180 टोटल थी, उसमें से 60,000 उसने कहा था इस प्रोसेस से रिलेटेड ही नहीं है, तो बाकी कॉस्ट को देखेंगे डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 मंथ्स। हम एज्यूम कर रहे हैं, बल्कि उसने लिखा हुई होगा एग्जाम्पल में, ना भी लिखा हो तो हम एज्यूम कर लेंगे कॉस्ट इवनली इनकर हो रही है पूरे साल में, यानी बराबर बराबर हर महीने में इनकर हो रही है। तो हमने इसके यहाँ पे निकाल ली थी 20,000 की कॉस्ट हमारी, ये भी एक्सपेंस आउट होगी। ठीक है जी। उसके बाद है जी द फर्स्ट 2 मंथ्स हो गया। उसके बाद देन डेवलपमेंट बिगेन फ्रॉम 1 मार्च 20x1 बट इट वाज अनएबल टू मेजर रिलायबली द एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट टिल 31 मार्च 20x1। अच्छा, 6 कंडीशन हमने पढ़ा, उसमें बाकी का डेवलपमेंट स्टार्ट होगी 1 मार्च से, लेकिन जो उसकी कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, अगर आपको याद हो छठी कंडीशन थी, वो कहता है वो 31 मार्च को पता चला। अच्छा, अब वो जो 1,20,000 का जो एक्सपेंडिचर हमने था, वो 1 मार्च से, यानी यहाँ से आगे जो 10 महीने थे उसमें वो है तो डेवलपमेंट फेज का,
लेकिन जो उसमें मार्च का महीना है उसमें वो ये पता नहीं है कॉस्ट कैन बी मेड रिलायबली, तो सर ये कंडीशन मीट नहीं हुई तो ये वाली हमें पता है डेवलपमेंट फेज में ये वाली कॉस्ट भी क्या हो जाती है, जब तक सारी कंडीशन मीट ना हो तो उस वक्त तक की कॉस्ट क्या हो जाएगी, एक्सपेंस हो जाएगी। तो मार्च की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी जी, तो हम वो है तो डेवलपमेंट कॉस्ट, बट क्या जाएगी जी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, कैपिटलाइज नहीं होगी। कैसे बनेगा जी, एक 20 डिवाइड बाई 12 इंटू 1 मंथ, एक महीने की, मार्च के महीने की कॉस्ट है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन भी इसके साथ लिख सकते हैं और एग्जाम में लिखनी भी चाहिए। वो कैसे होगा जी, एक 20 डिवाइड बाई 12 इंटू 1, तो 10,000 की कॉस्ट, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, डेवलपमेंट कॉस्ट है बट एक्सपेंसिव होगी। ठीक है जी, बाकी के बारे में इसने कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो अंडरस्टैंडली 31 मार्च के ऊपर हम अज्यूम करेंगे सारी कंडीशंस बाकी भी मीट हो चुकी हैं, तो यहाँ से ऑनवर्ड बाकी जितनी भी कॉस्ट है जो एक 20 में से बाकी जो मार्च तक 3 महीने हो गए, तो बाकी 9 मंथ्स की कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, वो डेवलपमेंट कॉस्ट ही होगी, लेकिन वो क्या होगी, कैपिटलाइज होगी। वो कैसे निकलेगी जी, 120,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9 मंथ्स, या आप टोटल में से माइनस कर लें तो भी आप निकाल सकते हैं। ये जी टोटल कॉस्ट कितनी थी जी, 1,20,000। ये कैश है तो कैश कर दें इसको, अगर पेबल है तो पेबल कर दें, कैश पेबल। देख लेते हैं हम क्वेश्चन में उसने क्या लिखा हुआ है, अगर नहीं कुछ लिखा तो आप तीनों ऑप्शन दे दें। ठीक है ये करेक्ट हो जाएगा। एक बार सॉरी आप टोटल करें तो एक सॉरी ये 81 है, सॉरी 81 है, एक 20 तो डेवलपमेंट कॉस्ट तो 81 से आप इसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, ओके जी, नेक्स्ट है जी 20x2 के ऊपर। 20x2 में जी 1,00,000, अच्छा इसमें उसने कैश है उसे लिखा नहीं है तो आप तीनों ऑप्शन दे दें उसको। अच्छा ये लिखा कॉस्ट लिस्टेड अबव आर इनकर्ड इवनली थ्रू द ईयर, तो हमने ऑलरेडी जम्पशन ले लिया, ना भी लिखा तो हम जम्पशन यही लेनी थी अनलेस के उसके अगेंस्ट कोई इन्फॉर्मेशन दी हमें। अच्छा, इंक्लूडेड इन द कॉस्ट इनकर्ड इन 20x2, अब 20x2 की बात करें जो 1,00,000 की है, कहता है आर द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ रुपीज 20,000 दैट आर कंसिडर्ड टू बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। अच्छा, आपने सिर्फ नाम पे नहीं जाना है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में, ये हमने आई 16 में इसी तरह से डिस्कस करते हैं कि इसमें हमने देखना है कि क्या ये कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो इसे आप ऐड करेंगे, एसिडी कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो ये जो 20,000 की कॉस्ट है और जो बाकी 80,000 की कॉस्ट है, दोनों कॉस्ट जो है हम क्या करेंगे, एसिडी कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप पूरी की पूरी कॉस्ट को 20x2 कंप्लीट कॉस्ट को आप क्या करेंगे जी, एक्सपें सॉरी कैपिटलाइज करेंगे जी, डेवलपमेंट कॉस्ट यूँ कैपिटलाइज हो जाएगी जी पूरी की पूरी, 1,00,000 की अमाउंट, इसमें 20,000 को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। अगर उसने ना लिखा होता तो फिर आप अजम्पशन ले सकते थे, और अजम्पशन आप यही लेते कि नहीं है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। ठीक है जी, तो ये करेक्ट हो जाएगा जी कैश। 20x3 जी, 20x3 में जी 80,000 की कॉस्ट स्पेंड हुई थी। उसमें कहता है जी इंक्लूडिंग द कॉस्ट इनकर्ड इन 20x3 अ ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 30,000 दैट आर considered to be directly attributable to the research and development process as in preparation for the completion of the development process certain employees were trained on how to operate the asset। अच्छा, ट्रेनिंग कॉस्ट के बारे में इवन उसने लिखा हुआ भी है कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, और इवन ये लिख दे उससे बेनिफिट भी 2 साल से ज़्यादा के अचीव हो जाएंगे। प्रॉब्लम इसमें यही है कि ये ट्रेनिंग कॉस्ट है, और ट्रेनिंग कॉस्ट जो है हम एक्सपेंस आउट ही बेहतर होता है इसको करें, क्योंकि इसमें आप एम्प्लॉयज़ को जिसको आप ट्रेन कर रहे हैं आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो 30,000 की कॉस्ट जो एक्सपेंस आउट हो जाएगी, बाकी जो 50,000 की कॉस्ट है उसके बारे में कुछ लिखा नहीं, तो हम एज्यूम करेंगे वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, उसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। तो इसमें जी दो आ जाएंगे जी, एक हमारे पास डेवलपमेंट कॉस्ट आ जाएगी P&L, और एक आ जाएगी हमारे पास डेवलपमेंट कॉस्ट, क्या करेंगे जी, 30,000 की कॉस्ट जो है वो ट्रेनिंग कॉस्ट है, और 50,000 की बाकी जो कॉस्ट है टोटल, अगर 80 यूनिट है तो हम इसको क्या करेंगे, 50 को कैपिटलाइज कर लेंगे और 30 को। ठीक है जी, तो ये इसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप ऐसे ही इसको यही करना था, हमने ट्रीटमेंट करनी थी और इसकी वो बताना था, तो हमने यहाँ पे बता दिया, इसके साथ ये सोल्यूशन भी मौजूद है। कमेंट्स भी आप इसके लिख सकते हैं।
इसमें लिखे हुए जैसे एडमिन कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड इफ डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट इनकर्ड इन रिसर्च फेज इज ऑलवेज एक्सपेंस आउट इन डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर्ड बिफोर द डेट कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मेट इज ऑलवेज एक्सपेंस ट्रेनिंग कॉस्ट इज ऑलवेज एक्सपेंस इवन दे आर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल। ठीक है, मतलब इवन उसने लिखा हुआ डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल, इसमें प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल वाला है प्रॉब्लम। ठीक हो गया जी, ओके। तो ये जी हमने आज 4 टाइप्स पढ़ी हैं जी इसमें मेजरमेंट की। इसमें एक रह गया जी पॉइंट, इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। फिर एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन से मुराद ये है कि जब हम एसेट को जब हम एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, तो अब दूसरी कंपनी के पास हो सकता है कि कुछ इंटेंजिबल्स हों, या वो हो सकता है वो इंटेंजिबल ना रिकग्नाइज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल उसके पास ब्रांड है, राइट, या उसने कोई ऐसे R&D की हुई है लेकिन उस पर क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, लेकिन अब हमने चूंकि उसे एक्वायर किया है, तो अब इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हो सकता है कि वो जो जिसको हमने एक्वायर किया है वो जो उसके लिए इंटेंजिबल नहीं था, लेकिन एज ए ग्रुप जब इसे हम देखेंगे तो उसमें हम हो सकता है उसके लिए इंटेंजिबल बन जाए। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसकी हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट को भी डिस्कस करेंगे, जो मोर और लेस आप देखेंगे आपकी जो IS 16 में थी वो होगी, और इसको हम इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। ठीक है जी, आज के लिए काफ़ी है। इसको एक एक कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करें, ऊपर से सुनते जाएं और लिखते जाएं। ये नोट्स भी आपके साथ ग्रुप में शेयर हो जाएंगे। इसके ऊपर लिखना चाह रहे हैं आप प्रिंट कर लें, इनको सॉफ्ट में यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे आपकी कन्वीनियंस है आप इसे यूज़ करें। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास कॉन्सेप्ट जो है आपके माइंड के अंदर ड्रिल होना चाहिए। अगर वो हो रहा है तो वो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल हो रही है। ठीक है जी, साथ साथ एग्जांपल्स करें। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, आपने क्वेश्चंस को पुट करना है। वो क्वेश्चंस आप ग्रुप में भी कर सकते हैं, जिस ग्रुप में आप ऐड हैं। ग्रुप में अगर आप ऐड नहीं है तो ऐड करवा लें। अगर मेरा नंबर भी आप कोऑर्डिनेटर से ले सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली भी सवाल पूछ सकते हैं, और इसको आप इस तरह से लेके चलें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जी इसको फर्दर आगे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।